सुबह का समय था। मैं आराम से अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर ताजी हवा का मजा ले रहा था कि तभी गांव के डाकिया बाबू साइकिल से मेरे पास आए और साइकिल रोककर अपनी थैली में से एक चिट्ठी निकालते हुए बोले, सावन लो, तुम्हारे नाम से चिट्ठी आई है। और फिर मेरे हाथों में चिट्ठी थमाकर डाकिया बाबू साइकिल लेकर आगे निकल गए। मैंने चिट्ठी खोलकर देखा तो चिट्ठी हरियालपुर गांव से मेरे मामा जी की थी। चिट्ठी में मामा जी मुझे उनके घर बुला रहे थे। मामा जी के घर गए हुए मुझे करीब 10-12 साल बीत चुके थे। मुझे अच्छे से याद है मैं आखिरी बार मामा जी के घर बचपन में गया था, पर जब से मैं बड़ा हुआ सर पर जिम्मेदारियां आई तो कभी समय ही नहीं मिला कि यहाँ वहाँ कहीं घूमने जा सकूं। मगर अब नहीं, इस बार मैं चिट्ठी देखकर थोड़ा भावुक सा हो गया तो मैंने मामा जी के घर जाने का फैसला कर लिया। मामा जी का गांव मेरे गांव से काफी दूर था, जहां जाने का एकमात्र जरिया रोडवेज बस ही थी। मामा जी के गांव जाने वाली बस शाम के 4:45 बजे यहाँ पर थी, जो कि रात के 10 बजे तक मुझे हरियालपुर गांव यानी मामा जी के घर तक उतार देगी। हालांकि सफर लंबा जरूर था, पर जब जाने का फैसला कर ही लिया है तो सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। जिसके बाद मैं फटाफट तैयारी में लग गया और उसी शाम लगभग 4:30 बजे तक बस स्टॉप पहुंच गया। इतने दिनों के बाद मामा जी से मिलने के लिए मैं काफी उत्साहित था। ठीक शाम के 4:45 बजे बस आई और मैं उसमें सवार हो गया। ठंड का मौसम होने की वजह से इस वक्त ही फिजा में अंधेरा सा होने लगा था। मुझे पता था कि मामा जी के घर पहुंचते पहुंचते काफी रात होने वाली है, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर उस जमाने में मोबाइल फोन होता तो कितना आसान होता। खैर, मैं बस में बैठे बैठे यहाँ वहाँ की बातें सोचने लगा। बस के चलते हुए अब करीब 2.5 घंटे बीत चुके थे और करीबन आधा सफर तय हो चुका था। वक्त के साथ ही साथ ठंड ने इस कदर जोर पकड़ा कि मुझे अपने झोले में से शॉल निकालकर ओढ़ना पड़ा। खैर, कुछ घंटों के बाद बस हरियालपुर गांव पहुंची। मैं बस से नीचे उतरने वाला इकलौता मुसाफिर था। बस तो मुझे वहां उतार कर आगे चली गई, पर बस के जाने के बाद जब मैंने एक नज़र इधर उधर घुमाया तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही थी, घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। कहीं ना कहीं डर तो लग ही रहा था, पर मेरा ये डर तब खत्म हो गया जब पीछे की तरफ से एक आवाज आई, कहाँ जाना है साहब, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि एक साइकिल रिक्शा वाला अपनी रिक्शा लिए खड़ा है। वैसे भी मामा जी के घर तक जाने के लिए मुझे रिक्शा लेना ही पड़ता, तो क्यों ना इसी रिक्शा में चला जाए। ये सोचकर मैंने उस रिक्शे वाले को बोला, जी वो पुरानी हवेली के पास जाना है। तो मेरी इस बात को सुनकर वो रिक्शा वाला अजीब नजरों से मुझे घूरने लगा और फिर बोला, पुरानी हवेली के पास तो नहीं जाऊंगा, उससे थोड़ा पहले ही आपको उतरना होगा। मैंने सोचा वैसे भी अब इतनी रात में कोई रिक्शा मिलेगी नहीं और पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इसकी बात मान लूं। जिसके बाद मैं उसकी रिक्शा में सवार हो गया। रिक्शा धीरे धीरे कोहरे को चीरती हुई रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। रात हर पल गहराती जा रही थी। ठंड सर्द हवाएं मेरे चेहरे पर जब टकराती तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई बर्फ से मार रहा हो। इतने में ही रिक्शा वाला बोल पड़ा,
किसके यहाँ जाइएगा साहब? तो मैंने कहा, जी वो आलोक है ना, उनके यहाँ जाना है, वो मेरे मामा है। तो रिक्शा वाला फिर से बोला, संभल कर जाइएगा, रात बिरात रास्ता ठीक नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, रात में नाम नहीं लेना चाहिए। मैं समझ गया कि ये रिक्शा वाला भूत प्रेत की बकवास बातें कर रहा है, तो इसलिए मैंने बस इतना कहकर बात को रफा दफा कर दिया। अच्छा ठीक है, ध्यान रखूंगा। कुछ देर यूं ही चलते रहने के बाद रिक्शा रुकी। जिस जगह पर रिक्शा रुकी थी वो जगह मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं काफी सालों के बाद यहाँ आया था, तो शायद वो जगह मुझे याद नहीं थी। जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले को भाड़ा देते हुए पूछा, यहाँ से किधर जाना है? तो उस रिक्शा वाले ने मुझे आगे का रास्ता समझा दिया, जिसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वो रास्ता जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था वो दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। उस रास्ते पर भी मेरे अलावा कोई नहीं था। ऐसे रास्तों पर चोर डकैतों का काफी डर होता है। यही सब सोचकर मैं अपने कदम जरा तेजी से चला रहा था। ठंड अब तक अपनी इंतहा को पार कर चुकी थी। तेज कदमों से मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई और भी मेरे साथ चल रहा हो। मतलब कि मुझे किसी और के भी कदमों की आवाज आने लगी। मैं अपनी जगह पर ही रुक गया तो वो आवाज भी बंद हो गई। मैंने नजर घुमाकर अपने चारों तरफ देखा तो वहां आसपास कोई भी नहीं था। शायद मेरे मन का वहम होगा, ये सोचकर मैं वापस से आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते पर चलते हुए मुझे अच्छा खासा वक्त हो चुका था और मैं काफी थकने भी लगा था। सामने की तरफ देखते हुए अभी मैं चल ही रहा था कि तभी सामने की ओर रास्ते से थोड़ा अलग मुझे एक रोशनी नजर आने लगी। चलते हुए मैं जब उस रोशनी के नजदीक पहुंचा तो पाया कि वो एक चाय की टपरी है। 2-4 लोग उस दुकान के बाहर लगी बेंच पर बैठकर चाय पी रहे थे। ठंड के मौसम में चाय की दुकान देख मुझे भी चाय पीने की तलब सी जाग उठी, जिस वजह से मैं चलता हुआ उस दुकान पर गया। चाय वाला केतली को भट्टी से उतार कर प्यालों में चाय ढालने लगा, जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, एक चाय देना भाई साहब। उस चाय वाले ने चाय का प्याला मुझे पकड़ा दिया। चाय का प्याला लेकर अभी मैं दूसरी ओर वाली बेंच पर बैठने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर सामने वाली बेंच पर बैठे लोगों पर गई, जिनमें से एक वो रिक्शा वाला भी था। उस रिक्शे वाले को वहां देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये यहाँ आया कैसे, जबकि ये तो मुझे उतार कर दूसरी तरफ चला गया था। तभी मैंने रिक्शे वाले से कहा, अरे भाई साहब, आप तो बोल रहे थे कि रात में इधर आना ठीक नहीं है। मगर इस पर उस रिक्शे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी उससे दोबारा पूछना जरूरी नहीं समझा और चाय पीकर उस चाय वाले को पैसे चुकाकर आगे बढ़ने लगा। चाय पीकर अब शरीर में थोड़ी गर्मी सी आ गई थी। अभी मैं उस चाय की दुकान से थोड़ा आगे गया ही था कि तभी पीछे की तरफ से मुझे काफी सारे कदमों की आवाज आने लगी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरे पीछे उस चाय की दुकान पर मौजूद सभी लोग आ रहे थे। अब उन लोगों का चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा था। उन लोगों की शक्लें पूरी कुचली हुई थी और सबकी आंखें चेहरे से बाहर लटकी हुई थी। मुझे समझ आ गया कि ये लोग कोई इंसान नहीं है, बल्कि कुछ और ही हैं, पर समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों से बचूं कैसे। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया
और दौड़ते हुए सीधे मामा जी के घर पर ही रुका। मामा जी से जब मैंने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले एक बेकाबू ट्रक उस चाय की दुकान में घुस गई थी, जिससे उस वक्त वहां मौजूद सारे लोगों की मौत हो गई थी। तब से उन्हीं लोगों की आत्माएं वहां भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। खाली बस के बाहर रास्ते पर फैला घना कोहरा और अंधकार, ये तीनों ऐसी चीजें थीं जिससे कोई भी इंसान डर जाए। मुझे भी काफी डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता, मेरी तो मजबूरी थी ऐसे सफर करने की। वरना अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसे सफर करता ही नहीं। बस उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। बस के अलावा रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। दरअसल मैं आज अपने दोस्त विकास के घर जा रहा हूँ, वो भी पहली बार। मैंने विकास को कहा था कि मैं कल सुबह वाली बस से आ जाऊंगा, मगर उसी ने कहा कि अगर मैं आज रात को आया तो एक रात ज्यादा उसके घर पर रह पाऊंगा, इसलिए मुझे रात वाली बस पकड़नी पड़ी। खैर, विकास और मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसके लिए इतनी तकलीफ तो बनती ही है। मैंने कंडक्टर को बोलकर रखा था कि तालघाट चौक पर मुझे उतार दे, जिसके बाद अभी चौक पर से विकास मुझे पिक कर लेगा। कुछ देर बस यूं ही चलती रही, जिसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरी आंख लगने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद ठंड के कारण मुझे नींद आ रही थी या फिर कुछ और। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कंडक्टर जोर से बोला, तालघाट चौक आ गया साहब, उतरो। कंडक्टर के इतना बोलते ही बस रुकी। मैंने फटाफट से अपना सामान उतारा और बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। वो बस भी मुझे उतारकर वहां से आगे चली गई। मैंने अपने जेब से फोन निकाला और विकास को फोन लगाने जा ही रहा था कि पता चला कि मेरा फोन ऑफ हो चुका है। मेरी परेशानी एक ही झटके में पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, विकास से कांटेक्ट करूं कैसे, क्योंकि विकास ने तो मुझसे यही कहा था कि तालघाट चौक पर उतरकर मुझे फोन करना। मेरा घर पास में ही है, मैं बाइक लेकर आ जाऊंगा। पर अब मैं विकास को कैसे फोन करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर मेरे अलावा कोई शख्स नहीं था। पूरा का पूरा चौक खामोशी में डूबा हुआ था। अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से मुझे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उस बाइक को देखकर मेरी जान में जान आई कि चलो अब मैं इस आदमी से उसका फोन मांगकर विकास को फोन कर सकता हूं। मगर वो बाइक जब मेरे करीब आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो बाइक सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विकास ही था। विकास ने अपनी बाइक को मेरे पास लाकर रोका और बोला, क्या हुआ, फोन क्यों नहीं किया तूने? इस पर मैंने जवाब दिया, अरे भाई मेरा फोन ऑफ हो गया था, मैं कैसे करता फोन। इस पर विकास बोला, चल कोई नहीं, बैठ बाइक पर, रात काफी हो गई है। विकास के इतना कहते ही मैं उसकी बाइक पर चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही विकास ने बाइक को आगे बढ़ा लिया और हम लोग उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो तब रात के 9:15 बज रहे थे।
मगर एक चीज बड़ी अजीब थी, रास्ते पर कोई इंसान नहीं था। पर ऐसा क्यों? आखिर इतनी जल्दी ही रास्ता इतना सुनसान क्यों हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक और बात मैंने अभी नोटिस की कि आखिर विकास को पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं। मैंने तो उसे फोन किया ही नहीं। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और विकास से पूछा, विकास, तुझे पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं? इस पर विकास बोला, मुझे यहां आने वाली सभी बसों की टाइमिंग पता है, सब जानता हूं मैं। विकास से ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। बाइक पर तेज ठंडी हवा मेरे बदन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई बर्फ के गोले मार रहा हो। मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं विकास से पीछे बैठा हुआ था। ज्यादा ठंड विकास को लगनी चाहिए थी, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा था जैसे हवा विकास के शरीर को आर पार करके सीधे मुझे लग रही हो। खैर, मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। विकास को बाइक चलाते हुए अब काफी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक उसका घर नहीं आया था, जबकि फोन पर तो विकास ने ये कहा था कि उसका घर चौक से नजदीक पड़ता है। तो फिर अभी तक हम लोग घर क्यों नहीं पहुंचे? इसी तरह के हजारों सवाल अब धीरे धीरे मन में उमड़ने लगे थे, मगर मुझे विकास से ऐसे बार बार पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा विकास का घर जब आ जाएगा तो वो मुझे खुद ही उतरने के लिए बोलेगा। मन को ये समझाकर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। कुछ ही देर में विकास ने बाइक को एक बड़े से घर के पास रोका। वो घर काफी बड़ा था, जो कि चांद की रोशनी में मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा था। पर विकास का घर इतना बड़ा है, ये मुझे उसने पहले बताया नहीं था। खैर, विकास और मैं हम दोनों घर के दरवाजे पर गए। विकास ने घर का दरवाजा सरकाया और हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी, जिस पर मैंने विकास से पूछा, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? इस पर विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ, शायद लाइट चली गई होगी। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ, तू जाकर सो जा, बहुत थक गया होगा। विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि मैं पहली बार उसके घर पर आया हूं। उसने ना तो मुझे खाने के लिए पूछा और ना ही मुझसे सही से बात की। विकास ऐसा तो नहीं था, तो फिर आज इसे हो क्या गया है? खैर, मैंने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और विकास के साथ घर के एक कमरे की तरफ जाने लगा। उस कमरे के दरवाजे तक छोड़कर ही विकास वहां से चला गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज विकास के साथ कुछ तो गलत हुआ है। खैर, मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पलंग लगा हुआ था और उसी पलंग के सिरहाने में एक कांच की खिड़की थी, जिससे चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मैं उसी पलंग पर लेट गया और सफर की थकावट के चलते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास वाली खिड़की में कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। मैंने तुरंत खिड़की की ओर देखा तो पाया कि खिड़की के बाहर विकास खड़ा है और वो मुझे खिड़की खोलने के लिए बोल रहा है। मैंने तुरंत खिड़की के कांच को सरकाया तो उधर से विकास बोला, जल्दी बाहर आ, यहाँ इसी खिड़की से आ जा। चूंकि वो खिड़की काफी बड़ी थी तो मैं उसी से बाहर निकल गया।
मेरे बाहर निकलते ही विकास बोला, तू यहाँ कैसे आया इतनी दूर? विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहा है। जिस पर मैंने कहा, तू ही तो यहाँ लेकर आया मुझे अपनी बाइक से। इस पर विकास बोला, तू जल्दी चल यहाँ से, मेरे पास कोई बाइक है ही नहीं और ये मेरा घर नहीं है। विकास की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। खैर मैं विकास के साथ उस घर से दूर जाने लगा। तभी रास्ते पर चलते हुए विकास ने कहा, तू जिस विकास के साथ यहाँ आया ना, वो बस एक छलावा था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तू मारा जाता। दरअसल यहाँ बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, उस घर में बहुत से लोग मर चुके हैं। आगे विकास ने बताया कि वो मुझे फोन करने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा फोन लग ही नहीं रहा था। विकास मुझे देखने के लिए चौक पर भी गया था, मगर मैं उसे वहां पर मिला ही नहीं। तो वो समझ गया कि मैं कहाँ मिलूंगा, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आ गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। विकास की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि क्यों बाइक पर मुझे काफी तेज ठंड लग रही थी और क्यों वो विकास मुझसे अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा था। खैर उस रात मेरी जान बच गई, यही काफी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।